हेलो गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। संकल्प सीरीज का आज डे 23 होगा। और यहाँ तक हमने जो भी हमारा सिलेबस था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और बाकी ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के हैं और यहाँ से बहुत कम पूछा जाता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, ताकि आप उन क्वेश्चन का भी आंसर दे सकें जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बीपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसमें रॉयल्टी होगा, हायर परचेज सिस्टम होगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड होगा और डिपार्टमेंट अकाउंट्स और कंसाइनमेंट अकाउंट होंगे। हिंदी में अधिकार शुल्क, किराया क्रय पद्धति, किस्त भुगतान पद्धति, विभागीय खाते और प्रेषण खाते, इन सब का आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो बताया गया है वो कह रहे हैं कि अंडर रॉयल्टी अकाउंट्स इफ देयर इज अ स्ट्राइक फॉर अ सर्टेन पीरियड देन। तो तब क्या होता है, अधिकार शुल्क खाते के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल हो जाती है, अगर हड़ताल हो गई तो हड़ताल होने पर क्या होगा। क्या अधिकार शुल्क आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा, या लघु कार्य जो होगा, मतलब शॉर्ट वर्किंग, आनुपातिक रूप से कम कर दी जाती है, या न्यूनतम किराया आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, या ये उपर्युक्त सभी सभी आंसर इसके होंगे। देखिए, पहले समझिए कि रॉयल्टी अकाउंट होता क्या है। रॉयल्टी अकाउंट है आपका, रॉयल्टी होता है आपका अधिकार। मान लेते हैं ये कोई ए है और ए के पास ये कोई जमीन है, और इसका मालिक जो है ये ए है, ये इसका स्वामी है, या ये इसका ओनर है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये इसको ये इसको कहता है बी को, ये अपना इसका ये अधिकार, इसको रखने का, इसको यूज करने का अधिकार किसका था, ए का। अब ए इस अपनी एसेट को बी को दे देता है कि आप मेरी एसेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बी से ये बदले में जो बी से जो बदले में पैसा लेगा या जो फीस लेगा उसको बोलते हैं आपकी रॉयल्टी। ठीक है, तो ये रॉयल्टी क्या है, एक अधिकार शुल्क है कि ये जो अधिकार इसके पास था इसने ये बी को दे दिया ये अधिकार। अब ये कितनी तरह का हो सकता है, कौन कौन से हो सकते हैं ये। देखिए, अधिकार शुल्क की अगर यहाँ बात करें तो देखिए, एक हो सकता है आपका खादान का। मान लेते कोई खादान है, कोई खान है, और खान से जो खान का स्वामी है वो दूसरे को कह देता है कि आप मेरी खान से आप एक सप्ताह तक इतना माल निकाल सकते हो, लेकिन उसको बताएगा कि आप कितना माल इसमें निकालेंगे, और उसी हिसाब से वो उससे क्या लेगा, अधिकार शुल्क लेगा। या ऐसा हो सकता है, ईंट बनाने वाले होते हैं, ईंट बनाने के संबंध संबंध में भी अधिकार शुल्क हो सकता है। जैसे कोई अपनी जमीन को दे दे कि यहाँ से आप मिट्टी निकाल कर ईंट बना सकते हो, तो उससे फिर प्रति धन फुट, जितना भी धन फुट उससे पैसा लेगा वो उसकी रॉयल्टी होगी। या तेल का कुआं है और तेल के कुएं को दे देते हैं कि आप यहाँ से तेल निकाल सकते हैं, और बदले में मुझे आप जो देंगे वो मेरे लिए क्या होगा, अधिकार शुल्क होगा। और वो कैसे देंगे, वो प्रति टन के हिसाब से होगा, प्रति टन के हिसाब से तेल हो सकता है, कहेगा कि आप 1 टन के लिए मुझे इतना रुपया देंगे। या पेटेंट हो सकता है, किसी के पास अधिकार है अपने किसी चीज़ का, वो दूसरे को दे सकता है कि आप इससे यूज कर सकते हो, तो उसके बदले में भी वो रॉयल्टी लेता है। कॉपीराइटर हो सकता है, या मशीन उपकरण या कोई भी तकनीकी चीज़ हो सकती है जिसको ऐसे दे सकता है। लेकिन यहाँ ये और बताना ज़रूरी है, आप ये ना समझे कि रेंट और रॉयल्टी दोनों सेम है, कि किराया और रॉयल्टी सेम है, ऐसा नहीं होता। जैसे एक ज़मीन की बात करें, देखिए किराया जो होता है वो तो हमेशा समय के अनुसार ही होगा। जैसे आपका प्रति प्रति मास हो सकता है, हर हर महीने का हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली हो सकता है, वीकली हो सकता है और एनुअली हो सकता है, मतलब प्रति ईयर। तो किराया तो प्रति ईयर वगैरह इसी तरह से होगा, समय बेसिस पर। लेकिन रॉयल्टी जो होगी वो समय बेसिस पर नहीं होती। जैसे अभी मैंने बताया कि तेल को प्रति टन के हिसाब से निकालने पर 1 टन पर कितना रुपया देना, तो यहाँ मेजरमेंट अलग होती है, तो रॉयल्टी अलग होती है। रॉयल्टी किसी भी चीज़ पर हो सकती है, लेकिन किराया सभी चीज़ों पर नहीं हो सकता। तो जो रॉयल्टी है इसका क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होता है और किराए का क्षेत्र थोड़ा कम होता है। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, मिनिमम रेंट इज रिड्यूस प्रॉपरली। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट का आंसर होगा आपका, जो मिनिमम रेंट है वो कम कर दिया जाता है। न्यूनतम किराया जो है वो आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा अगर हड़ताल हो जाती है तो। ठीक है, जैसे
कि ए ने अपनी संपत्ति बी को दी, लेकिन बीच में कुछ हड़ताल हो गई तो बी सही से काम नहीं कर सका। तो इसलिए ऐसा ना हो कि अगर ए का बी का काम गलत हो जाएगा तो फिर ए का भी काम गलत हो जाएगा, ए को भी फिर पैसा नहीं मिलेगा। भाई ए का एक तरह से ग्राहक कौन था, बी, तो वो भी सही पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में ए क्या करता है, न्यूनतम किराए को आनुपातिक रूप से कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु कार्य का आशय क्या होता है? जो शॉर्ट वर्किंग मीन्स होता है, तो शॉर्ट वर्किंग मीन्स पूछा गया है कि यहाँ पर क्या होता है आपका, क्या अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का आधिक्य, मतलब अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का आधिक्य। न्यूनतम किराया मतलब कहने का ये है कि जो न्यूनतम किराया होगा, न्यूनतम किराया, वो न्यूनतम किराया ज्यादा होगा किससे, अधिकार शुल्क से। तो क्या ये होता है? ठीक है, अधिकार शुल्क से न्यूनतम किराया ज्यादा होगा, या एक्सिस ऑफ रॉयल्टी ओवर द मिनिमम रेंट, या सरप्लस ऑफ द रॉयल्टी रॉयल्टी, या एक्सिस ऑफ द एक्चुअल रेंट ओवर मिनिमम रेंट। न्यूनतम किराए पर वास्तविक शुल्क का आधिक्य है। तो सही आंसर होगा इसका, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। ए कैसे होगा, आप याद रखें इसको, कि इसका फॉर्मूला होता है शॉर्ट वर्किंग, और ये फॉर्मूला पूछा भी जाता है। शॉर्ट वर्किंग इजिकल टू होता है आपका मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। इसको आप याद कर लें फॉर्मूले को। और हिंदी में क्या होगा, न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्हें प्राप्ति योग्य लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। कह रहे हैं कि ये जो आपका पुनः प्राप्ति योग्य लघु कार्य है, वो आर्थिक चिट्ठे में आप कहाँ पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में आप उसको कहाँ पर शो करेंगे? ठीक है, क्या करंट एसेट में शो करेंगे, क्या आप इसको करंट एसेट में शो करेंगे, या फिक्स एसेट में, या फिक्स लाइबिलिटी में, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं? तो आप इसे दिखाएंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, और ऑप्शन सही होगा। इसको आप दिखाएंगे करंट एसेट, चालू संपत्ति की तरह। ये आपका चालू संपत्ति का काम करेगा, मतलब करंट एसेट का काम करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम किराए की राशि निम्न में से किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? न्यूनतम किराया जो देखा जाता है कि आपका कम से कम किराया आपको कितना देना पड़ेगा। या तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी, और रॉयल्टी आप नहीं दे रहे तो आपको कम से कम कितना किराया होगा। तो ये किसके आधार पर देखा जाता है? जो आपका न्यूनतम किराया है, तो उसको देखा जाता है आपके टाइम के आधार पर, एरिया के, या टाइम और एरिया दोनों के आधार पर देखा जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो ज़मीन वगैरह की, और कुछ चीज़ें टाइम की भी हो सकती हैं। जो जैसे आप कोई मशीन दे रहे हैं तो वो कितने घंटे यूज की जाएगी, तो दोनों हो सकते हैं यहाँ, टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या एरिया के। तो ए आपका ए भी दोनों आंसर है, मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु कार्य खाते का शेष को दर्शाया जाता है। देखिए फिर वही बात, अगर आता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट शॉर्ट जो वर्किंग है, टर्म नहीं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो शो है वो कहाँ शो करोगे आप? डेबिट साइड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, इसको बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, या क्रेडिट साइड करेंगे, या एसेट साइड करेंगे, या लाइबिलिटी साइड। देखिए यहाँ मैंने कहा एसेट साइड, तो सीधी बात है बैलेंस शीट में ही एसेट और लाइबिलिटी होती है। और अगर मैंने लाइबिलिटी कहा है तो ये भी आपका एसेट और लाइबिलिटी दोनों ही कहाँ होती हैं, आपकी बैलेंस शीट में होती है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर भी सी होगा, मतलब एसेट साइड। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो आपकी एसेट होती है। और वो भी एसेट कौन सी बताई थी, करंट एसेट बताई थी मैंने, याद रखना है। करंट एसेट में इसको शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देनदार को दी गई नगद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए। एक कैश डिस्काउंट दिया हुआ है किसी डेटर्स को। तो देखिए आया हुआ क्वेश्चन है यूपीटीजीटी में भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको कहाँ पर क्रेडिट करेंगे? ठीक है, आर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो ये कह रहे हैं क्रेडिट कहाँ होगी? अगर आप किसी ग्राहक को कैश डिस्काउंट देते हैं, तो अगर आप अपने जर्नल के रूल देखेंगे कि जर्नल के रूल से ये क्या है आपका, जर्नल के रूल से क्या है आपका, देखिए आप एंट्री क्या बनाएंगे, ये आपका एक्सपेंसिव है, खर्चा है। आप किसी को छूट दे रहे हैं, माना आपने किसी को 1,000 रुपये का माल बेचा, और वो आपको 900 रुपये दे रहा है, तो 100 रुपये की आपने उसको डिस्काउंट दिया, तो ये क्या हुआ आपका, कैश डिस्काउंट हुआ आपका। और अब आप एंट्री क्या बनाएंगे, देखिए कैश तो आएगा आपके यहाँ, कैश अकाउंट तो डेबिट होगा,
और साथ ही डिस्काउंट अकाउंट को भी आप डेबिट करेंगे। क्यों डिस्काउंट अकाउंट पे डेबिट करेंगे? क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंसिव है। ठीक है, और टू में क्या होगा? टू में होगा आप जिसको दे रहे हैं, जिसका अकाउंट फाइनल कर रहे हैं, जो भी आपका कस्टमर है, जो भी आपका कस्टमर है उसको आप क्या कर देंगे? अपने कस्टमर को आप करेंगे यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है, जो भी आपका कस्टमर होगा उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और अगर कस्टमर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कस्टमर अकाउंट, तो कस्टमर से कितने का हिसाब हो गया? 1000 का। और कैश कितना आया? 900 रुपये। और आपका ये कितना है डिस्काउंट? 100 रुपये का डिस्काउंट है। तो वो पूछ रहा है क्रेडिट बताओ कहाँ करते हो, तो क्रेडिट आप कहाँ कर रहे हो? कस्टमर के अकाउंट में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत अब बात करें किराया क्रय पद्धति की, हायर परचेज सिस्टम। तो कह रहे हैं लागत समतुल्य का रहतियों के मूल्यांकन की गणना हेतु सूत्र है। कौन सा फॉर्मूला है आपका किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर रहतियों के मूल्यांकन की गणना के लिए? तो यदि आपको वैल्यूएशन करना है, यदि आपको वैल्यूएशन करना है स्टॉक का, तो कौन सा फॉर्मूला है? अब आपके लिए ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। तो ये होगा आपका इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अपॉन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और इनटू कैश प्राइस, कैश प्राइस मतलब अदत्त किस्त अपॉन बटे विक्रय मूल्य और इनटू नगद मूल्य कैश प्राइस। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको भी याद रखें। हिंदी में भी लिख देता हूँ। अदत्त किस्त अपॉन विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इनटू नगद मूल्य, नकद मूल्य। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला करेक्ट होता है, तो आप सीधा इसको याद कर लें। आपको और देखने की जरूरत ही है ही नहीं। अगर आपको ये दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक है आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया क्रय पद्धति में क्रेता को स्वामित्व कब प्राप्त होता है? किराया क्रय पद्धति में स्वामित्व कब प्राप्त हो जाता है? तो किराया क्रय पद्धति में क्रेता को स्वामित्व की बात हो रही है, मतलब ओनरशिप की बात हो रही है, मालिक बनाने की बात हो रही है। देखिए, अगर आप कोई मशीन लेकर आए हैं, अगर आप कोई मशीन लेकर आए हैं और उसको आपने किस्तों में लिया, ये सभी किस्त जानी है उसकी, ठीक है, ये पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है, ये तीसरी है, ये चौथी है, पांचवी है। देखिए, आप किस्तों में चीज लेके तो आए, यूज तो करते रहोगे, लेकिन मालिक इसका वही कहलाएगा जिसने आपको बेची थी, जो आपका सेलर था। जब तक आप लास्ट वाली किस्त को नहीं दे देंगे, जैसे कि आप बाइक लाते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो बाइक को आप चलाते तो हैं लेकिन आप उसके रियल मालिक नहीं है, जब तक आप उसकी पूरी किस्त नहीं दे देते। तो जब आप लास्ट वाली किस्त दे दोगे, तब जाकर आप उसके मालिक बनेंगे, ओनर बनेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही अधिकार मिल जाएगा कि मेरी चीज है, नहीं। प्रथम किस्त देने पर नहीं, अंतिम किस्त के भुगतान पर बिल्कुल सही। जब अंतिम किस्त आप दोगे तभी आप उसके मालिक बन सकते हो। तो आपको ये याद रखना है, आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। किराया क्रय पद्धति पर बेचे गए माल की लागत को हस्तांतरित किया जाता है। यानी द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज मेथड ट्रांसफर्ड सेल्स अकाउंट, यानी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? क्या सेल्स अकाउंट में दिखा देते हैं, या आपका परचेज अकाउंट में दिखा देते हैं, या हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाया जाता है? तो इसको दिखाया जाता है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। देखिए, सेल में आप क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि अभी आपने बेची थोड़ी ना है, हायर परचेज मेथड में अभी ये चीज बेची थोड़ी गई है। क्योंकि यहाँ पर बात लागत की हुई है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? लागत की, मतलब कॉस्ट की बात हो रही है कि उसे बनाने में कितना खर्चा आया है। अब सेल तो वो होगा, उसका कितना कॉस्ट आया प्लस उस पर प्रॉफिट लेके कितने में बेच रहे हो, वो सेल होगी। तो सेल का तो पहले ही खत्म हो जाएगा। परचेज यूं नहीं कह सकते आप, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है जो सोल्ड करने की, तो यहाँ खरीदने की बात तो होगी नहीं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, आप जितने में बनाई है उस कॉस्ट को आप उसका प्रॉफिट थोड़ी ना कह दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर थोड़ी ना करोगे। तो एक ही बचा ऑप्शन आपका, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं आपके, तो आंसर बहुत ही इजी हो जाएगा आपका देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किराया क्रय लेन देन की दशा में क्रेता की पुस्तकों में किस मूल्य पर ह्रास किस मूल्य पर लगाया जाता है? ये आपका ह्रास। ह्रास मतलब आपका डेप्रिसिएशन। तो इन हायर परचेज ट्रांजैक्शन एट विच वैल्यू वोट वैल्यू इज द इम्पायरमेंट चार्ज इन द बुक ऑफ द बायर, बायर की बुक में। तो ये आया हुआ क्वेश्चन आपका टीजीटी 2006 में। तो किराया क्रय की बात हो रही है और यहाँ पर लेन देन की दशा में कौन सा लेन देन है? किराया क्रय वाला। कह रहे हैं दशा में क्रेता की पुस्तक में, किसकी पुस्तक में करना है आपको? ये करना है आपको क्रेता की पुस्तक में। किसकी पुस्तक में करेंगे आप? क्रेता की पुस्तकों में इसको आप करेंगे। तो जो ह्रास है वो किस मूल्य पर लगाओगे? क्रेता की। क्रेता का मतलब है वो खरीदने वाला। खरीदने वाला किस पर लगाएगा? तो खरीदने वाला किस पर लगाएगा? जितना वो पैसा पेमेंट करेगा। जितना वो पैसा पेमेंट करेगा। अब पेमेंट जो कर रहा है वो भी क्या होगा? हायर परचेज वाला या जितने का उसका कैश प्राइस है? तो वो कैश प्राइस पर लगाएगा। ठीक है, नगद मूल्य पर हिरास लगाएगा। कौन? क्रेता। यहाँ क्रेता की बात हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया क्रय लेन देन की दशा में क्रेता की पुस्तकों में हिरास किस मूल्य पर लगाया जाता है? तो ये तो हो गया, कैश प्राइस हो चुका था अभी हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि क्रेता किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है। अब क्रेता क्या है? किस्तों का भुगतान नहीं कर पा रहा है। ये तो एक जनरल सी बात है, यहाँ पर कह रहा है। देखिए जनरल सी बात क्यों है? क्योंकि ये तो आपके लाइफ का एग्जाम्पल है। ठीक है, यदि केवल क्रेता, अगर आपने कोई बाइक या कोई आपने गाड़ी किस्तों पर खरीदी है और आप उसकी किस्त का भुगतान नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा? क्या आपके पास ही रहेगी वो संपत्ति? क्या होगा? जिसने बेची है वो उसको वापस ले लेगा, वापस छीन लेगा वो। तो क्या क्रेता पर वाद प्रस्तुत कर सकता है? वाद क्या है प्रस्तुत करेगा? हो सकता है वो इस कंडीशन में हो ही ना। और वाद प्रस्तुत करके क्या अपनी चीज को छोड़ देगा कि यूज करता रहे, मैं तुझ पर केस लड़ता हूँ? या अपनी संपत्ति को वापस ले लेगा? अपनी संपत्ति को वापस ले लेगा। टेक बैक हिज प्रॉपर्टी। अगर किराए पर, अगर किस्तों पर चीज ली हुई है और किस्त पूरी नहीं कर पाते तो वो चीज वापस चली जाएगी। ठीक है, क्षतिपूर्ति की यहाँ तो बात ही नहीं है, वो बाद की बात है, लेकिन वापस ले लेगा। ये सबसे पहला काम ये है कि वो वापस ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस्त भुगतान प्रणाली की दशा में, कौन सी दशा में? किस्त भुगतान प्रणाली की दशा में। ठीक है, किस्त भुगतान प्रणाली की दशा में विक्रेता द्वारा प्राप्त कुल ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। तो किस्त भुगतान प्रणाली की दशा में विक्रेता, जो माल को बेचने वाला है, उसको जो ब्याज मिल रहा है वो उस ब्याज को कहाँ पर दिखाएगा? क्या उसको सेल्स अकाउंट में दिखाएगा? सेल्स में नहीं दिखा सकता। उचंत खाता मतलब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में दिखाएगा, या इंटरेस्ट अकाउंट में दिखाएगा, या परचेज अकाउंट में दिखाएगा? देखिए वो दिखाएगा आपके इंटरेस्ट अकाउंट में ना दिखाकर वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में दिखाएगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में दिखाएगा। हो सकता है किस्तें पूरी ना हो और चीज वापस लेनी पड़ जाए। अगर ये निश्चित होता कि किराया मिलना ही मिलना है और चीज वापस भी नहीं होगी तो फिर तो वो इंटरेस्ट अकाउंट में दिखाता। लेकिन अब अभी जब तक पूरी किस्त नहीं आ जाती ये संभावना रहती है कि हो सकता है चीज वापस हो जाए। तो वो जो दिखाएगा वो उसको दिखाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। क्योंकि अभी बात सस्पेंस में है कि आपने जो चीज बेची है वो पूरी किस्त मिल भी जाएंगी उसकी या नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिरास विधि में किसी परिसंपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता है? ऐसा कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड है जिसमें एसेट का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है? और ये आप विश्वास नहीं करेंगे, पीजीटी टीजीटी में एक राज्य की बात नहीं कर रहा है, कई राज्यों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। ये होता है आपका डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड, या आपका इसको और क्या बोल देते हैं, इसको घटते शेष मेथड, या इसको और क्या बोलते हैं, क्रमागत ह्रास पद्धति। क्रमागत ह्रास पद्धति भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसका एक नाम और क्या है इंग्लिश में? डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी जो आपकी एसेट है जितने की खरीदी है उसका वैल्यू कभी भी, उसका मूल्य कभी भी जीरो नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। और ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई स्टेट में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डूबत ऋण को विभागीय खाते में, अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात आ रही है। एक हेड ऑफिस है और उसके कई डिपार्टमेंट है जहां जहां वो माल भेजता है, बिकवाता है माल को। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात आ रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं डूबत ऋण जो होगा वो डिपार्टमेंट अकाउंट इज, तो उसको क्या करोगे आप, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे, या डिवाइड इक्वली अमंगेस द डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है उस लॉस को सभी में बराबर बांट देंगे, या डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटर्स, देनदारों के आधार पर विभाजित किया जाएगा वह जो डूबत ऋण है, जो पैसा डूब गया, या डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट साइड, या उधार बिक्री के आधार पर, उधार बिक्री के आधार पर विभाजित किया जाएगा। तो ये होगा आपका, विभाग के बीच समान रूप से बांट दिया जाएगा जो भी डूबत ऋण होगा सभी विभागों के बीच में। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स टू बी डिपार्टमेंट एट अ कॉस्ट प्लस 20% आउट ऑफ इट स्टॉक ऑफ 10,000 remains with B department, therefore the amount of the stock रिजर्व विल बी। तो रिजर्व पूछ रहा है, विभाग ने लागत प्लस 25% पर माल का अंतरण बी विभाग को किया। ठीक है, किसने, ए ने, जो भी लागत थी, कॉस्ट थी, इस कॉस्ट पर प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25% पर माल का अंतरण किसको कर दिया है, अंतरण मतलब ट्रांसफर, किसको कर दिया है, बी को ट्रांसफर कर दिया है इसको। तो बी को कर दिया, इसमें 10,000 रुपये का स्टॉक बी विभाग में बच गया। अब ये जो यहाँ पर माल आया, इसमें से जो बच गया, इसको कह सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो बचा हुआ माल है वो अब भी 10,000 रुपये का अब भी बच गया। ठीक है, कब बच गया, तो कह रहे हैं कि अतः स्टॉक संचय की राशि होगी। तो अब आप स्टॉक संचय राशि क्या करोगे, मतलब आपकी जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व विल बी, तो स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कितना होगा, कितने का बच गया आपका, 10,000 का बच गया है। देखिए मान लेते हैं, अब हम इसको मान के करते हैं। देखिए ए के पास कोई चीज़ 100 रुपए की थी, अब ए ने क्या किया, उस पर 25 रुपए और फालतू लिए, तो अब ए उसको कितने की बेचेगा, 125 रुपए की उसको बेचेगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि 125% के बराबर जो माल है वो कितना है, 10,000 का। क्योंकि इसमें क्या है, दोनों चीज़ है, इसमें कॉस्ट भी है और प्लस जो इसने एक्स्ट्रा किया है 25% वो भी है। तो हम तो कह रहे हैं 10,000 जो है 125% के बराबर है, तो 100% किसके बराबर है, रियल में इसकी कॉस्ट क्या है, कि रियल में तो वही दिखाएंगे ना बिना प्लस किए हुए, कि परसेंट जो प्रॉफिट है उसको बिना प्रॉफिट को ऐड किए हुए। तो ये 10,000 जो दिया हुआ है, ये 125 के बराबर दिया हुआ है। तो 125 से डिवाइड करेंगे और 100 की मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको 100% चाहिए। तो 25 से यहाँ काटेंगे 4 और 25 से यहाँ काटेंगे आप 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे आप 2, तो 2,000। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, 2,000। मतलब जो आपने 125 की जगह बेचा था 10,000 में, ठीक है, उसका जो 100% होगा वो उसका 100% कितना होगा, 2,000 होगा उसका 100%। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेषित माल के स्कंद को, कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंसाइनर ऑन एसेट साइड एट, प्रेषित माल के स्कंद को प्रेषक की चिट्ठी में संपत्ति पक्ष में दर्ज किया जाएगा। तो इनवॉइस प्राइस पर दिखाएंगे, कहाँ दर्ज करेंगे, इनवॉइस प्राइस पर, या आपके, या इनवॉइस प्राइस लेस स्टॉक रिजर्व, बीजक मूल्य में से स्कंद मूल्य घटाकर, स्कंद संचय घटाकर, या लोअर देन द कॉस्ट, लागत से कम पर, या मोर देन वन। और देखिए इस ऑप्शन से आपको पता लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने पूछा था, बीपीएससी ने पूछा था, और कब पूछा था, TRE 1.0 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब आपको ये जरूरी हो जाता है कि आप प्रेषित माल, कंसाइनमेंट स्टॉक क्या होता है, आप कंसाइनमेंट को समझे, प्रेषित क्या होता है। देखिए ये ए है, ए का माल है, ए के यहाँ पर बने हुए ये कुछ चीजें हैं, ए के पास रखी हुई हैं बहुत सारी एसेट। ए क्या करता है, ए किसी किसी पर्सन को, किसी सेलर को
आपने सुना होगा एजेंसी, जो बाइक की एजेंसी है, तो वो क्या करते हैं, बाइक वो कंपनी से लेकर आते हैं बेचने के लिए, तो वही वाला सिस्टम यहाँ पर है। ए क्या करेगा, ए यहाँ पर इसको बेचता है, इसको भेज देगा माल, कि लो भाई आप मेरे माल को बेच दीजिए, ठीक है। और अब ये बी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये तो होगा कंसाइनर और ये होगा कंसाइनी। तो यहाँ पर जो ये इसके पास ये माल आ जाता है, इसके पास बी के पास ये माल आ जाता है, बी क्या करेगा, बी इसको बेचेगा। जैसे बी ने बेच दिया ये 1,000 रुपये का माल बेचा, तो बी इस पे अपना खर्चा, अपना खर्चा किसका होता है, खर्चा ए का ही होता है। ये कौन होता है, केवल कमीशन एजेंट होता है। क्या होता है ये, कमीशन एजेंट होता है। तो ये अपना कमीशन काटेगा 100 रुपये, और कितने बचे, 900 रुपये। इन 900 रुपये को किसके पास भेज देगा, ये भेज देगा किसके पास, ए के पास वापस भेज देगा, ठीक है। और ए भी ऐसा नहीं होता कि इसे फ्री में माल दे देता है। ए क्या कराता है, इससे पहले कुछ एडवांस में जमा कराता है, कहता है कि लाओ मुझे आप 10 लाख रुपए जमा कर दो, तब मैं आपको 20 लाख या 15 लाख रुपए का माल भेज रहा हूँ, आप भेज सकते हैं। और यहाँ पर ये नहीं है कि वो कमीशन भी उससे कह दिया कि आप इसे 5% कमीशन पर बेचोगे। बी चाहे तो इस पर 10% कमीशन भी ले सकता है, मतलब ज़्यादा कमीशन पर भी बेच सकता है। अगर वो, जैसे ए ने कहा कि भाई आप इस वस्तु को 1,000 की मैंने आपको दी है, अगर मैंने आपको 1,000 की चीज़ दी है तो आप इसको 1,500 की बेचना। तो बी कहता है कि अगर मैं इसे ज़्यादा की बेच दूं तो उसको और भी, इस पर और भी उसको जो कमीशन और भी मिल जाता है। तो बेचने वाले को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। और क्या जो बी होता है बेचने वाला, क्या वो मैन्युफैक्चरर भी होता है, कंपनी भी होता है, नहीं, ये तो एक एजेंसी होती है। एक केवल एजेंसी लिए हुए हैं, एक एजेंट है ये तो। इनका जो रिश्ता है वो कैसा होता है, ओनर और एजेंट का। ओनर कौन है, ओनर मालिक ही रहेगा, यहाँ पर मालिक ही ओनर रहेगा। ए जो है, जो माल को बनाने वाला है वही ओनर रहेगा, वही मालिक होगा। ये जो आपका बी है ये क्या होता है, केवल एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि बताइए, जब कंसाइनमेंट स्टॉक होगा तो उसको बैलेंस शीट के कंसाइनर अपनी एसेट साइड में कहाँ उसको रिकॉर्ड करेगा, तो वो करेगा आपका बी, इनवॉइस प्राइस लेस स्टॉक रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल एवं बिन्नी स्मार्ट बोर्ड के क्रय विक्रय हेतु संयुक्त साहस उपक्रम में सम्मिलित हुए। संयुक्त साहस में 10,000 रुपये की लागत के स्मार्ट बोर्ड को क्रय किया गया, और मरम्मत पर उसके 1 लाख रुपए लगे, तथा प्रिंटिंग भी आया 1 लाख रुपए का। तो बिन्नी ने उन स्मार्ट बोर्डों को विक्रय पर 20% मार्जिन के हिसाब से बेच दिया। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप ये देखिए, ये केवल एक ही क्वेश्चन था यहाँ से। मैंने कहा ना आपके, ये एक ऐसे चैप्टर होते हैं इससे एक या दो ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ जो आंसर था इसका बी, बीपीएससी ने इसका आंसर दिया था आपका बी, 15 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब संयुक्त उपक्रम के लिए माल खरीदा जाता है तो डेबिट, तो डेबिट है, तब उस रकम को किया जाता है। तो डेबिट कहाँ किया जाता है, वाउचर्स, कैपिटल अकाउंट में, जॉइंट वेंचर अकाउंट में, परचेज में, या इनमें आंसर एक से ज़्यादा है, या इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। और ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, ये भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। और कहाँ पर पूछा था, ये क्वेश्चन भी आपका इसका जो है आपका ये आ जाएगा। तो इसका आंसर है आपका बी, जॉइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम खाता। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। औसत भुगतान तिथि पर भुगतान के ब्याज की हानि होती है। अगर औसत भुगतान पर हानि हो जाती है तो वो क्या होती है, नाइदर, मतलब क्रेडिटर के लिए होती है हानि, डेटर्स के लिए होती, या नाइदर पार्टी, दोनों में से किसी पक्ष के लिए नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा आपका, ये किसके लिए होती है, ये दोनों में से किसी के भी लिए नहीं होती, मतलब सी, नाइदर पार्टी, दोनों में से किसी के पक्ष के नहीं नहीं होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेषक सामान्यतः खाता रखता है, जो कंसाइनर होता है यूजली मेंटेन अकाउंट, तो वो कौन कौन से अकाउंट रखता है, देखिए वो अकाउंट 3 रखता है, 2 रखता है। तो देखिए वो क्या रखेगा, एक तो माल का भी अकाउंट रखेगा, और जो जिसको भेजा है उसका भी अकाउंट रखेगा। ठीक है, जिसको माल भेज रहा है, सीधी बात है वो उसका भी यहाँ पर अकाउंट उसका भी रखेगा वो। ठीक है, और तीसरा, जो उसको कमीशन दिया खर्चे हुए, उसका भी अकाउंट रखेगा वो।
तो यहाँ पर 3 अकाउंट, तो आपको याद रखना ये 3 अकाउंट मोस्टली बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेषण खाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या समझेंगे? जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है वो प्रेषण जो माल भेज रहा है वो, क्या उसको वो सेल कहेगा? सेल नहीं कह सकता उसको अभी, क्योंकि बेचा नहीं है। तो पूछ रहे हैं कि इसमें बताइए क्या उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा? तो उसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। उसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा, क्योंकि जब तक वो नहीं बिकेगा वो उसको क्या मानेगा? अपनी परचेज ही मानेगा, और परचेज को हम किस में लेते हैं? नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।